नमस्कार। आज हम लोग क्या बताती है हमें किताबें और कब्र का दूसरा वीडियो देख रहे हैं। तो इससे पहले हम लोग देख लिए हैं दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक हम लोग ऋग्वेद का बात किए हैं। इतिहासकार ऋग्वेद का कैसे अध्ययन करते हैं ये भी हम लोग देख लिए कि 4 वेद है, उसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है और जो पतंजलि के महाभाष्य है उसके साकाल शाखा के आधार पर हम लोग ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं। मवेशी और घोड़े और रथ का क्या यूज है हम लोग ये देख लिए। लोगों के विशेषता बताने वाला शब्द हम लोग देख लिए कि वर्ण के आधार पे, कर्म के आधार पे। ठीक है, अब हम लोग अगला चीज देखेंगे, उत्तर वैदिक काल। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में उत्तर वैदिक काल का जिक्र नहीं है, लेकिन हम लोग क्रम में नहीं पढ़ेंगे ना, तो फिर उतना अच्छा से समझ में नहीं आएगा, इसीलिए 5 मिनट का टॉपिक से हम लोग देख लेते हैं। उत्तर वैदिक काल, इस काल का कालखंड था 1000 से 600 बीसी के बीच। 1000 बीसी से 600 बीसी। हम लोग ऋग्वेद में क्या था कि ऋग्वेद में देखिए एक क्या होता था कि परिवार होता था। कुछ परिवार आपस में मिलकर कुल का निर्माण करते थे। अभी भी हमारे गांव में होता है, तो बोलता है कि ये परिवार हमारे कुल का है। और कुछ कुल यानी 10-20 कुल मिलके एक गांव का निर्माण करता था, ग्राम का। और कुछ गांव मिलके 20 का निर्माण होता था और कुछ 20 जन का निर्माण करते थे। यानी आप एक तरफ से ये समझिए कि आपके गांव में आपका परिवार है, ठीक है, और आपका जो 2-3 गोतिया मिला के आपके कुल का हो गया, और ऐसा ऐसा 50-60 कुल मिलके आपके गांव का निर्माण हुआ, ये गांव हो गया। 20 को आप लोग ये समझ लीजिए कि आपका जैसे गांव में पंचायत है, 4-5 गांव मिला के एक पंचायत हो गया, उसको 20 से तुलना कीजिए। और ये जन जो है, तो जैसे 8-10-20 पंचायत मिला के एक ब्लॉक का निर्माण होता है, तो इसको आप लोग जन बोल लीजिए। तो ऋग्वैदिक काल में, ये ऋग्वैदिक काल में इस प्रकार से यानी परिवार का यूनिट था, राज्य का। तो क्या है कि जो कुल का प्रधान था उसको बोला जाता था कुलप। ग्राम को, ग्राम के प्रधान को ग्रामणी, 20 के प्रधान को विस्पति, जन के प्रधान को राजन्य या राजा। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि ग्राम के प्रधान को मुखिया जी, यानी ब्लॉक के प्रधान को प्रमुख, जन यानी जिला के प्रधान को हम लोग बोलते हैं जिला पंचायत अध्यक्ष। ठीक है, इसी तरह ये था, ये ऋग्वैदिक काल हो गया। ऋग्वैदिक काल में ना मुख्यतः लोग 20 तक ही था संस्था, लेकिन जब ऋग्वैदिक काल का अंत समय आया तो लोग कुछ 20 आपस में मिलके, ठीक है, यानी कुछ 20, 2-4-5-20 मिलके एक जन का निर्माण करने लगे ऋग्वैदिक काल में। तो ऋग्वैदिक काल के लास्ट में जन का निर्माण हो गया। अब क्या है ना कि बड़ा संस्था हो गया। तो उत्तर वैदिक काल में जब ये प्रवेश किए तो ये जन वाले जो लोग हैं, ये लोग यज्ञ करने लगे, और एक यज्ञ करते थे जिसका नाम था अश्वमेध यज्ञ। इस यज्ञ के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यज्ञ करते थे, और यज्ञ करने के बाद 2-3 जन को मिला के एक जनपद का निर्माण कर लेते थे। यानी कहने मतलब ये 2-3 जन मिला के एक जनपद का निर्माण होने लगा। तो उत्तर वैदिक काल में जनपद का निर्माण होने लगा। यहाँ जो है ना, पहले हम लोग ऋग्वैदिक काल में पढ़े थे कि पशुपालन करते थे। यहाँ पशुपालन के जगह पे, यानी पशुपालन तक करते ही थे, अब हम लोग का मुख्य पेशा कृषि हो गया। पहले पशुपालन मुख्य पेशा था, अब हम लोग का मुख्य पेशा कृषि हो गया। पहले हम लोग अस्थाई नहीं थे, अब हम लोग अस्थाई, यानी उत्तर वैदिक काल में लोग अस्थाई रहने लगे। पहले अस्थाई नहीं थे तो झोपड़ी बना के रहते थे। उत्तर वैदिक काल में पक्का मकान बना के रहने लगा। ठीक है,
पहले क्या होता था कि जिसको जिधर रहना है उधर रहे, लेकिन अब क्या हो गया, कबीला का यानी क्षेत्र तय हो गया कि भाई ये क्षेत्र हमारा है, इसका हम राजा है, इसमें तुम नहीं आओगे। ठीक है, इस टाइम के लोग ना मिट्टी के बर्तन का प्रयोग करते थे, मिट्टी के बर्तन। और ये मिट्टी का बर्तन कैसा था, मिट्टी के बर्तन को बोलते हैं ना मृद भांड। तो ये चित्रित धूसर था, चित्रित धूसर, यानी लाल या नारंगी रंग का मिट्टी होता बर्तन होता था, और उस पे काला रंग से डिजाइन किया हो रहता था, उस पे चित्र बनाया हो रहता था, ज्यामिति वाला चित्र भी बनाया रहता था। ठीक, तो ये चित्रित धूसर हो गया। ऋग वैदिक काल में ना एक कर होता था जिसको बलि बोला जाता था, ऋग वैदिक काल। और ये बलि क्या था, स्वेच्छा से देने वाला कर। अब उत्तर वैदिक काल में ये जो स्वेच्छा से देने वाला कर हो गया, अब देना आवश्यक हो गया। जैसे अभी है ना कि आप इनकम टैक्स नहीं भरेंगे तो आपको लेके चल जाएगा पकड़ के। ठीक है, तो ये जो बलि था उत्तर वैदिक काल में आके अब देना आवश्यक हो गया। हम लोग ऋग वैदिक काल में पढ़े थे कि 4 वर्ण का बात हम लोग किए थे। कौन कौन सा 4 वर्ण पढ़े थे हम लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण हम लोग पढ़े। और ऋग वैदिक काल में ना वर्ण कर्म के आधार पर था कि जो भी आदमी वेद पढ़ेगा पढ़ाएगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, जो भी आदमी युद्ध में भाग लेगा वो क्षत्रिय कहलाएगा, जो भी आदमी व्यापार वाणिज्य पशुपालन करेगा वैश्य कहलाएगा, और जो सेवा करेगा वो शूद्र कहलाएगा। ऋग वैदिक काल में ऐसा था कि अगर कोई आदमी अभी वैश्य है, ठीक है, अगर उसका बेटा ऋग वेद यानी उस समय का वेद जो है सो पढ़ने लगा या पढ़ाने लगा तो वो ब्राह्मण बन जाता था। यही वैश्य का बेटा अगर युद्ध में भाग लिया तो क्षत्रिय बन गया। ये था ऋग वैदिक काल में कर्म के आधार पे यानी वर्ण विभाजन। लेकिन जब उत्तर वैदिक काल में आया तो अब बोला कि नहीं, तुम वैश्य हो, ठीक है, चाहे तुमको ऋग्वेद पढ़ना आ भी गया है तो तुम वैश्य ही रहेगे। यानी उत्तर वैदिक काल में बोला कि ब्राह्मण का बेटा ही ब्राह्मण होगा, जो हम लोग का अभी चल रहा है। क्षत्रिय का बेटा ही क्षत्रिय होगा, चाहे उनके पास युद्ध कौशल हो नहीं हो, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा, चाहे उनको वेद पढ़ना आता हो नहीं आता हो। वैश्य का बेटा ही वैश्य होगा और शूद्र का बेटा शूद्र ही होगा। और इस समय में ना महिला को भी शूद्र वाला ही अधिकार प्राप्त था, महिला को भी समाज में कुछ विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। ये तीनों, ये तो यज्ञ करवाते थे, ठीक है, ये लोग जो है सो यज्ञ में भाग लेते थे, ठीक है, वेद का पाठ करते थे। लेकिन ये शूद्र और महिला ये लोग यज्ञ में भाग नहीं ले सकते थे, वेद का पाठ नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, ये हो गया आपको थोड़ा सा उत्तर वैदिक काल की कहानी। अब हम लोग आते हैं यह खामोश प्रहरी कहानी महापाषाण की। क्या है शब्द है महापाषाण। महापाषाण का अर्थ क्या होता है, बड़े पत्थर। तो यहां हम लोग महापाषाण पढ़ने का क्या अर्थ है, हम लोग कुछ कब्र को पढ़ रहे हैं, ठीक है, हम लोग को कुछ कब्र मिला है कि जिसमें बड़ा बड़ा पत्थर लगा हुआ है,
एकदम इतना बड़ा बड़ा बहुत सारा पत्थर लगा हुआ है और पूरा तराश के बना, और इसके ऊपर एक पत्थर रख दिया गया है और इसमें आदमी को दफनाया जाता है। इसमें आदमी को यही जो बड़ा बड़ा पत्थर वाले कब्र मिले हैं, इन्हीं को हम लोग बोलते हैं महापाषाण। ये महापाषाण के कब्र में हमको क्या क्या मिला है? महापाषाण, सबसे पहले तो किसी को दफनाया गया तो कंकाल मिला, किसी ने किसी को दफनाया, उनके साथ उनका फेवरेट जानवर को दफनाया गया तो जानवर का कंकाल मिला। उनको जब दफनाते थे तो उनके आवश्यकता का चीज भी उनके साथ डाल दिया जाता था, जैसे औजार हो गया, औजार मिला है इनके कब्र में, आभूषण यानी गहना, साथ में गहना भी कि जाइए आप स्वर्ग में पहनिएगा। सोना भी मिला है, जो अमीर लोग रहते थे तो वो सोना डालते थे। साथ में अनाज मिला है कि जाइए ऊपर में भी आप खाइएगा। और बर्तन मिला है, और बर्तन कैसा मिला है? चित्रित दूसर प्रकार का मिला है। तो ये था महापाषाण, और महापाषाण में हमको ये सब चीज मिला है। ये महापाषाण हमको मिला कहाँ? इसका साक्ष्य हमको कहाँ मिला? महापाषाण का साक्ष्य हमको कहाँ मिला? देखिए बहुत सारे देश में मिला। अमेरिका में मिला है महापाषाण का साक्ष्य, यूरोप में मिला है, भारत में मिला है, और भारत में कहां कहां मिला है? तो दक्षिण भारत में ना, खासकर महाराष्ट्र वाला इलाका में और कर्नाटक में बहुत ज्यादा मिला है। दक्षिण भारत में मिला, कश्मीर में भी बहुत सारा मिला है, उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में भी मिला है। और सर्वाधिक महापाषाण भारत में एक जगह है जूना पानी, जूना पानी, ये जगह है महाराष्ट्र में। यहां पर सर्वाधिक महापाषाण मिला है। तो ये था महापाषाण, खामोश प्रहरी महापाषाण की कहानी। इसमें थोड़ा सा हम लोग और देखते हैं। एक कब्र हम लोग को मिला है कर्नाटक के ब्रह्मगिरी में। एक्चुअली मिला है बहुत सारा कब्र, जिसमें हम लोग कर्नाटक के ब्रह्मगिरी के 3 प्रकार के कब्र को पढ़ेंगे। कहाँ मिला है? कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। इस ब्रह्मगिरी पर्वत में ना एक व्यक्ति थे व्हीलर, ये कुदाल फावड़ा लिए और चल दिए खोदने। जब ये खोदे तो इनको बहुत सारा कब्र मिला। तो उसमें से 3 कब्र में कुछ विशेषता था जिसको हम लोग को एनसीईआरटी किताब में पढ़ना है। एक कब्र मिला जिसमें 33 सोना का गहना मिला, सोना का आभूषण, और साथ में इसी कब्र में बहुत सारा शंख मिला। एक दूसरा कब्र मिला जिसमें सिर्फ मिट्टी का बर्तन मिला। एक तीसरा कब्र मिला जिसमें 1 से अधिक कंकाल मिला। अब इन तीनों कब्र के आधार पे हम क्या निष्कर्ष में पहुंच रहे हैं कि एक कब्र है जिसमें सोना मिल रहा है, महंगा शंख मिल रहा है, एक में सिर्फ मिट्टी का बर्तन मिल रहा है। इसका मतलब ये आदमी जरूर बहुत बड़ा आदमी रहा होगा, बहुत अमीर आदमी होगा, और ये आदमी गरीब आदमी होगा। ठीक है, तो इससे हमको क्या पता चलता है कि उस समय भी समाज में असमानता था।
तो आपका जो छठा टॉपिक है सामाजिक असमानता, ये खत्म। अब देखिए तीसरा जो कब्र हमको मिला है जिसमें एक से अधिक कंकाल मिला है, यानी कहने मतलब एक ही कब्र में एक से अधिक कंकाल था, यानी कहने का मतलब है कि कोई कब्र है, ये कोई कब्र हो गया जिसमें हमको बहुत सारा कंकाल मिला है, एगो ये आदमी मिला, एगो ये आदमी मिला, एगो ये आदमी। इससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि एक ही परिवार के आदमी जब जब दफन, एक बार एक कब्र बना लिए और उस आदमी में जब उस परिवार में जब जब आदमी मरा उसी कब्र में दफन किए, तो एक से अधिक कंकाल मिला। यानी इससे हमको क्या पता है, क्या कुछ कब्रें खास परिवारों के लिए थी। ये वाला टॉपिक हमारा खत्म हो गया, एक से अधिक कंकाल मिला। अब हम लोग अपने आखिरी टॉपिक्स की तरफ चल रहे हैं। हम लोग पढ़ेंगे इनाम गांव की कहानी। इसमें दो टॉपिक्स हैं, इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति का और इनाम गांव के लोगों का काम धंधा। तो हम लोग, और इसके अलावा भी थोड़ा सा एनसीईआरटी एक्स्ट्रा दे के रखा है, तो हम लोग उसको भी पढ़ेंगे। तो इसको मिटा दें। हम लोग ये 8वां टॉपिक्स पढ़ेंगे, इनाम गांव के व्यक्ति का विशिष्ट कब्र। ये इनाम गांव जो है ना, ये है महाराष्ट्र में। एक नदी है जिसका नाम है घोरा यानी घोर। ये घोर जो है सो एक नदी है भीमा, उसका सहायक नदी है घोर। इसी घोर नदी के किनारे पे एक जगह है जिसका नाम है इनाम गांव। और ये इनाम गांव जो है ना सो ताम्र पाषाणिक गांव है, ताम्र पाषाण कालीन गांव है। ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या, हम लोग पाषाण काल में पढ़े थे कि यहाँ पत्थर का उपयोग होता था, ठीक है। और ताम्र पाषाण काल का मतलब था कि तांबा और पत्थर दोनों का, यानी तांबा का भी खोज हो गया, तो तांबा और पत्थर के सहयोग से हम आगे बढ़ने लगे, तो उसको बोलते हैं हम लोग ताम्र पाषाणिक गांव। तो ये ताम्र पाषाण। दूसरा बात है कि ये जो नगर था, मान लिया ऐसा ये नगर था, ये नगर का ना चारों साइड खाई था, खाई बनाया हुआ था, यानी कहने का मतलब किलाबंद था, किलाबंद नगर था इनाम गांव। और इस गांव का खोज ना दो आदमी थे, एक आदमी थे M.K. धावलीकर और दूसरा आदमी थे H.D. सांकलिया। ये दोनों मिलके इनाम गांव का खोज किए। तो इनाम गांव में हमको पढ़ना इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति का कब्र। तो आइए हम लोग देखते हैं कि विशिष्ट व्यक्ति कब्र, यहां हम लोग दो कब्र का जिक्र करेंगे। विशिष्ट व्यक्ति का कब्र में दो कब्र, तो दो कब्र का हम लोग जिक्र करेंगे। एक कब्र है एक वयस्क व्यक्ति का, इनको क्या किया है, अपने घर में ही दफना दिया गया है, अपने घर में ही दफना दिया। और ये जो दफनाया है इस व्यक्ति को, इसका सर उत्तर में है, यानी नॉर्थ में सर है उत्तर दिशा में, और साउथ में पैर है। ये पूछता है कि उत्तर दक्षिण में दफनाया गया कब्र, हम लोग आज भी जो दफनाते हैं तो उत्तर दक्षिण में रख के ही दफनाते हैं, ठीक है। तो ये पूछेगा कि उत्तर दक्षिण में दफनाया हुआ कब्र कहाँ मिला। और इसके साथ ना घर में कुछ बर्तन मिला, अनाज का गोदाम मिला, उसके बाद ना एक और कब्र मिला, ठीक है। एक घर था जो 5 कमरा का घर था,
ये 5 कमरा का घर था। उस घर में क्या है कि एक घर में एक मिट्टी का संदूक रखा हुआ है इस घर में, और इस संदूक में एक आदमी दफन किया गया है, और वो दफनाया हुआ आदमी का पैर मुड़ा हुआ है। 5 कमरे का घर मिला, उसमें एक कमरे में मिट्टी का संदूक रखा हुआ है, और संदूक में जो आदमी को दफनाया गया उसका पैर मुड़ा हुआ है, तो मतलब वो आदमी लंबा होगा, संदूक छोटा बन गया होगा। और ये बोला जाता है कि ये घर जो है सो गांव के बीचों बीच है। और 5 कमरा का घर उस गांव में ना सबसे बढ़िया घर है, इसका मतलब था कि ये आदमी सबसे अमीर आदमी था। तो बोला जाता है कि ये जो मरा हुआ आदमी है ये मकान मालिक रहा होगा। तो ये था इनाम गांव के विशिष्ट व्यक्ति का हम लोग 2 कब्र देख लिए। अब हम लोग अंतिम टॉपिक पे आते हैं, इनाम गांव के लोगों के काम धंधा। देखिए यहाँ के लोग ना सारा काम धंधा करता था। क्या सब करता था? खेती करता था, पशुपालन करता था, व्यापार करता था, ठीक, सारा काम धंधा ये लोग करता था। उसके बाद बोलिएगा ये लोग खाते पीते क्या थे? तो गेहूं मिला है, जौ मिला है, बाजरा मिला है, तिल मिला है, चावल मिला है, मटर मिला है, ठीक है, यही सब ये लोग खाते पीते थे। तो क्या है कि एनसीईआरटी में जो ये टॉपिक्स बना के दिया हुआ है ये हमारा खत्म हो गया। लेकिन एनसीईआरटी यहीं खत्म नहीं हुआ, एनसीईआरटी में कुछ चित्र दिया गया है। एनसीईआरटी किताब पढ़ने का ये मतलब नहीं है कि जो लिखा हुआ उसको पढ़ लीजिए, उसमें जो चित्र दिया गया है, मैप दिया गया है, उसका ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कुछ चित्र को। चित्र में हम लोग देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, हम एडिट करते समय हम लगा देंगे। एक चित्र है ताबूत सावधान, यानी ये टॉपिक्स भी आपका खत्म हो गया। ताबूत सावधान यानी एक कब्र है, ये क्या है? ताबूत सावधान कब्र है। तो हम लोग यहाँ 2 प्रकार के कब्र का जिक्र करेंगे। हम लोग जो महापाषाण पढ़े थे ना, तो वही महापाषाण टाइप का कब्र है। तो एक कब्र हम लोग पढ़ेंगे जमीन के नीचे, यानी जमीन के ऊपर, और एक कब्र पढ़ेंगे जमीन के नीचे। हम लोग जो महापाषाण आपको बताए थे ना, तो क्या था कि कुछ महापाषाण को, बड़े बड़े पत्थर को जमीन के ऊपर खड़ा कर देते थे, उसके ऊपर पत्थर रख देते थे, तो वो हो जाता था जमीन के ऊपर वाला। और कुछ महापाषाण यानी बड़े पत्थर को पहले गड्ढा खोदते थे, उसमें चारों साइड से ऐसे लगाते थे घुमा घुमा के, और फिर ऊपर से पत्थर डालते थे, तो वो हो गया जमीन का नीचे। तो ये जो जमीन के ऊपर कैसे था, मान लीजिए ये जमीन है, ठीक है, इसके ऊपर बड़ा बड़ा पत्थर लगा दिया जाता था, और एक पत्थर ऊपर रख दिया जाता था। ये हो गया जमीन का लेवल, ठीक। और क्या है कि कहीं कहीं ना जमीन को खोदा, पहले उसमें पत्थर लगाया, और फिर ऊपर में एक पत्थर रखा, ठीक है। तो ये हो गया जमीन के नीचे वाला। तो जमीन के जो नीचे था इसको बोला जाता था शिष्ट ताबूत। जमीन के नीचे जो कब्र मिला उसको शिष्ट ताबूत बोला जाता था। और इस कब्र में ना एक विशेषता था, ठीक है, ये जमीन के ऊपर और नीचे दोनों में, ये बहुत बड़ा कब्र हुआ। ऐसा नहीं कि छोटा सा कब्र था, एक आदमी दफना दिया जाता था, एकदम बड़ा बड़ा मकान के इतना बड़ा था। इसमें क्या है कि एक यहाँ छोटा सा छेदा करके रखते थे, एनसीईआरटी किताब में फिगर बहुत बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। और इस छेद को बोलते थे पोर्ट होल, कहीं कहीं पिट होल भी लिखा हुआ रहता है। इस पोर्ट होल से क्या हुआ कि इसमें दफनाया आदमी को, और कुछ दिन के बाद इसके परिवार को कुछ और आदमी मारा, तो उसको भी इसी छेद से आया और इसमें दफना के चला गया। इसको बोलते थे पोर्ट होल। ये जो साइड से जो पत्थर लगा हुआ रहता था इसका नाम था अर्थो कैप, अर्थो कैप,
अर्थो कैप, और जो ऊपर से लगा रहता था केप स्टोन, यानी केप मतलब टोपी, ऊपर से ढक्कन, ढक्कन पत्थर। तो ये था एक फिगर ताबूत सावधान का। दूसरा चित्र आपके एनसीईआरटी में दिया है ऋग्वेद के पांडुलिपि का। हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ लेते हैं। ऋग्वेद का पांडुलिपि, ऋग्वेद का पांडुलिपि कहां कहां से मिला है? कश्मीर में मिला, राजपुताना में मिला, और मध्य प्रांत में मिला। और ये ऋग्वेद का पांडुलिपि किस चीज पे रहता था? भूर्ज के छाल पर। इस पांडुलिपि का खोज कौन किया ऋग्वेद का? दो आदमी था, एक का नाम था बुहलर और दूसरा व्यक्ति का नाम था कीहोल। ये दोनों ऋग्वेद का पांडुलिपि का खोज किया। और कितना पांडुलिपि मिला? 30 पांडुलिपि मिला। और ये 30 पांडुलिपि कहाँ रखा हुआ है? एक है भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, BRI पुणे, भंडारकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे, यहीं पर ये 30 पांडुलिपि रखा हुआ है। और इस पांडुलिपि को यूनेस्को 2007 में वर्ल्ड मेमोरी में शामिल किया। तो हम लोग पांडुलिपि देख लिए ऋग्वेद का। अब एक दो टॉपिक्स और देखना है, इसमें मिटा रहे हैं। एक टॉपिक हम लोग देखेंगे भविष्यवाणी करने वाला हड्डी। भविष्यवाणी करने वाला हड्डी, एक्चुअली ये कहानी है चीन का। सबसे पहले लेखन कला का विकास कहाँ हुआ? चीन में हुआ। और चीन में क्या है, वहां बहुत बड़ा बड़ा राजा हुआ करता था। तो राजा लोग ना कुछ इच्छा लेके, जैसे युद्ध जीतना, पुत्र प्राप्ति, ये सब के लिए क्या करता था? भविष्यवाणी करवाता था। और ये भविष्यवाणी कौन करते थे? वहां के ज्योतिषी करते थे। तो ये भविष्यवाणी कैसे करते थे? एक हड्डी लेते थे, ठीक है, और लिपिक यानी कलर को बुलाते थे। अब बोलते थे कि इस हड्डी पे यानी तुम लिखो कि हमको यानी पुत्र प्राप्ति चाहिए, यानी ये सब लिखवाते थे। चाहे युद्ध जीतना है, ये लिखो युद्ध जीतना, तो लिपिक इस पे लिख देते थे। इस पे लिखने के बाद क्या करते थे? इस हड्डी को आग में डाल देते थे। आग के गर्मी से ये हड्डी बीच बीच से चटक जाता था, टूट जाता था, इसमें क्रैक आ जाता था, ठीक है। अब ये हड्डी ले जाके इन ज्योतिषी महाराज के पास जाते थे, और ये ज्योतिषी महाराज इस हड्डी के क्रैक देख के भविष्यवाणी करते थे और बताते थे कि ये आपका युद्ध जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, पुत्र का प्राप्ति होगा कि नहीं होगा। ये भविष्यवाणी कभी कभी सही भी होता था और कभी कभी गलत भी हो जाता था। तो ये भविष्यवाणी हो गया। एक टॉपिक है भाषा के बारे में, ठीक है, कि संस्कृत एवं अन्य भाषा, यानी भाषा परिवार। आपके एनसीईआरटी में टॉपिक्स है संस्कृत एवं अन्य भाषा। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? मेनली पढ़ेंगे भाषा परिवार। अब भाषा तो जानते हैं, भाषा परिवार क्या होता है
कि भाषा परिवार एक भाषा का समूह। परिवार क्या है कि आपके परिवार में आपके माँ है, पिताजी हैं, भाई हैं, भाभी है, बहन है, ठीक है, आपकी वाइफ है, ये सब जो है सो आपके परिवार हो गए। उसी तरह भाषा परिवार में क्या है कि बहुत सारा भाषा है, भाषा एक, भाषा दो, भाषा मान ली 20, ऐसे करके यानी बहुत सारे भाषा को मिला के एक भाषा परिवार बना। और ये जो भाषा है ना, ये सारे भाषा का उत्पत्ति किसी एक मूल भाषा से हुआ, इसीलिए इनको भाषा परिवार के हैं। आपका परिवार क्यों हम बोलते हैं कि आपके परिवार में जितने लोग हैं उनका उत्पत्ति किसी एक आदमी से हुआ होगा। कि आपके दादाजी हैं, दादाजी को मान लिया जाए 2 पुत्र हैं, पुत्र 1, पुत्र 2, एक पुत्री है, ठीक है। अब इनके पुत्र को भी 2 पुत्र हैं, इनको मान ले 3 गो बच्चा है, इनको मान ले 4 गो है, ठीक है। ये सारा जो है सो एक परिवार हो गया। और ये परिवार में क्या है कि एक ही आदमी का सारा संतान है, यानी मूल आदमी एक ही है, इन्हीं का उत्पन्न किया हुआ ये सब है, इसीलिए हम लोग इनको परिवार बोलते हैं। इसी तरह जो उत्पत्ति किसी एक मूल भाषा से होता है उसको हम लोग भाषा परिवार बोलते हैं। इसका अगर आपको डिफिनीशन लिखना होगा तो इसमें आप लिखेंगे उन भाषाओं के समूह जिनका जन्म किसी एक मूल भाषा से हुआ है उसको हम लोग भाषा परिवार कहते हैं। एक हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। माँ जो हम लोग लिखते हैं, माँ, मम्मी, मॉम्स, ठीक है, तो संस्कृत में लिखते हैं मातृ, ये संस्कृत में। हिंदी में लिखते हैं माँ, मदर अंग्रेजी में लिखते हैं मामा, फ्रेंच में आजकल हमारे यहाँ बहुत चलता है, बच्चा लोग माँ को मामा बोलने लगे हैं। मितिरा यूनानी में, यानी आप देखिए इस तरह से बहुत सारा है कि सब में एक कॉमन चीज है माँ, यानी एक ही चीज से उत्पन्न हुआ है। संस्कृत में मातृ, हिंदी में माँ, अंग्रेजी में मदर, फ्रेंच में मामा, यूनानी में मितिरा, ठीक है, एक ही टाइप का लग रहा है। तो ये सारा एक भाषा परिवार का है। तो हम अपने भारत में पढ़ेंगे, हमारे भारत में मुख्य रूप से 4 भाषा परिवार है। थोड़ा सा हम यहाँ मैप बना लेते हैं भारत का। आप लोग जब भी पढ़िए तो फिगर से पढ़िए, डायग्राम से पढ़िए, तो ज्यादा याद रहेगा, ठीक है। ये हमारा देश भारत, ठीक है। तो भारत में 4 भाषा परिवार है, हम एक एक भाषा परिवार के देखेंगे। सबसे पहला भाषा परिवार जो है जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे पहला का भारोपीय, भारोपीय भाषा परिवार। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि भारत और यूरोप का ये भाषा परिवार है, ठीक है। इसमें ना ये वाला जो पूरा हमारा रीजन है, ये वाला थोड़ा सा यहाँ असम वाला भी, ठीक है, इस रीजन में यानी बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बंगाल, उसके बाद असम, इनमें जो जो भाषा बोला जाता है ये क्या है कि भारोपीय भाषा परिवार के, यानी 1 नंबर में आ जाता है। इसमें कौन कौन सा मुख्य भाषा है? संस्कृत तो है ही, संस्कृत, हिंदी, बंगाली, गुजराती, मराठी, असमिया,
पंजाबी, सिंधी, ठीक है। ये सब मुख्य यानी इस इलाका में जो भी भाषा बोला जाता है उसको हम लोग बोलते हैं भारोपीय भाषा परिवार। दूसरा हम लोग इधर पढ़ेंगे, ये वाला दक्षिण भारत वाला इलाका में, ये हो गया आपको 2 नंबर। 2 नंबर दक्षिण भारत में जो है सो होता है द्रविड़। द्रविड़ ये बहुत पुराना भाषा है, द्रविड़ भाषा परिवार, ये दक्षिण भारत में है। इसमें कौन कौन सा भाषा है, करीब करीब तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, ठीक है। ये सब इसका प्रमुख भाषा है। तीसरा भाषा परिवार यहां है। ये तीसरा भाषा परिवार ना, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रो एशियाटिक, एशियाटिक भाषा परिवार। इसमें ना जैसे झारखंड में जो भाषा बोला जाता है, ओडिशा में, छत्तीसगढ़, यानी हमारे जो जनजातीय भाई लोग हैं यानी उस इलाका में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार है। उसके बाद ये पूर्वोत्तर भारत में, असम में भी जो एक भाषा है बोडो, उसको बोला जाता है। यानी पूर्वोत्तर भारत में एक भाषा परिवार है जिसको बोला जाता है चीनी तिब्बती भाषा परिवार। चीनी तिब्बती भाषा परिवार, इसमें कौन कौन सा भाषा है, इसमें है बोडो, गारो, खासी, ठीक है, मणिपुरी, ये सब भाषा जो है सो चीनी तिब्बती में। ये चौथा था। ये 4 मुख्य भाषा परिवार है। एक जो है सो अंडमान निकोबार है हमारे पास यहाँ, इसमें एक भाषा है, इनको जो है ना सो बोला जाता है अंडमानी परिवार। तो आपका ये वाला वीडियो यहीं खत्म होता है, ठीक है। आप लोग देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कि क्या और बेहतर कर सकूं। धन्यवाद।